Welcome to Mathstan students. और today we will discuss the left out questions related to methods of biology, जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट methods हैं, जैसे कि पीसीआर टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड्स के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ज्यादातर इसमें ऐसी ही चीजें आएंगी, और आज और भी देखते हैं हम कि क्या क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो नहीं है? ठीक है, तो क्या वो आरएपीडी है, क्या एएफएलपी है, आरएफएलपी है, या एसएसआर है? तो जितने ये आरएपीडी, एएफएलपी और एसएसआर, ये है ना, ये तीनों, ये पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं। ओके, पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं ये। और मतलब कि इनमें क्या होता है, पीसीआर का हमें जैसे पता ही है कि एंजाइम बेस्ड क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन। एंजाइम्स की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होगा। तो ये जो आरएफएलपी है ये पीसीआर बेस्ड जो है नहीं है, नॉन पीसीआर बेस्ड है। ठीक है, नॉन पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर है। इसमें क्या होता है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, फिर ये डिपेंड करती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, कि वो डाइजेशन करेगा बेटा जीनोमिक डीएनए की। जो क्या करते हैं, जीनोमिक डीएनए की डाइजेशन करते हैं, उससे लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक होगी। ठीक है, और उसके बाद प्रोब हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये सब किस में होता है बेटा? आरएफएलपी में, जिसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग remote sensing indices is specifically used to calculate and monitor plant health and vegetation presence? कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रिमोट सेंसिंग जो इंडाइस है वो यूज किया जाता है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें और मॉनिटर कर सकें कि प्लांट की उस वक्त प्लांट या वेजिटेशन की हेल्थ या वेजिटेशन की कितनी प्रेजेंस है, किस टाइप की, ठीक है, हेल्दी है, अच्छी हेल्थ है, क्या है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है डीईएम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। फिर है एनडीवीआई, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। सिंथेटिक अपर्चर रडार सी। और डी है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो बेटा अगर नहीं भी हो तो इसका आंसर है जिसमें वेजिटेशन प्रेजेंस हो, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या है बेटा, ये एक ग्राफिक इंडिकेटर है। ग्राफिक इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनालाइज करने के लिए। क्या बेटा? रिमोट सेंसिंग मेजरमेंट्स को। ठीक है, दूर से हम सेंस कर सकें जो है, तो इसमें जो है टारगेट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और लाइक कि वहां पे कोई भी, जहां पे हमने पता करना है, वहां उस टारगेट पे ये देखा जाता है बेटा कि वहां पे ग्रीन वेजिटेशन है या नहीं है, ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग में व्हाट डज द एक्रोनिम LIDAR स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी यूज इन फील्ड बायोलॉजी? तो अभी जैसे हमने रिमोट सेंसिंग की बात की कि दूर से जो है बेटा हम किसी भी जगह का जायजा लेना है, वी वांट टू नो अबाउट देयर वेजिटेशन और समथिंग, तो हम ये रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो इसमें एक ना एक्रोनिम यूज किया जाता है LIDAR। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका मेनली क्या यूज है बायोलॉजी की फील्ड में? तो बेटा ऑप्शंस देखते हैं हम पहले। ऑप्शंस है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, LIDAR का क्या ये मतलब है, और इसे 3D वेजिटेशन स्ट्रक्चर देखने के लिए और वहां का हैबिटेट का मैपिंग करने के लिए कि किस तरह की हैबिटेट है, क्या है वो सब। या फिर लोकेशन इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और
यूज फॉर ट्रैकिंग एनिमल माइग्रेशन, एनिमल की माइग्रेशन ट्रैक करने के लिए। उसके बाद लाइट इंडेक्स डिटेक्शन एंड रेडियो यूज फॉर सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेशन, या लो इंटेंसिटी डेटा एंड रेडिएशन यूज फॉर टेम्परेचर ट्रैकिंग। सो क्या है इसमें से राइट आंसर? LID, LIDAR, सो इट्स लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। और इसका इस्तेमाल किया जाता है 3D वेजिटेशन स्ट्रक्चर और हैबिटेट की मैपिंग करने के लिए। सो इससे क्या होता है ना बेटा, ये एक तरह का वेजिटेशन और हैबिटेट क्या है कि जिससे वो अलो करे कि वो क्या देख सकते हैं कि कितनी हाइट है ट्रीज की, उस वेजिटेशन में ट्रीज की जो है हाइट कितनी है, डेंसिटी कितनी है, ऊपर जो हाइट पे पहुंच के फिर प्लांट्स ऐसे जुड़े होके एक डेंस सा स्ट्रक्चर बना देते हैं कैनोपी, उसकी डेंसिटी कितनी है, ज्यादा डेंस है कम डेंस है क्या है, ये प्रॉपर प्रिसीजन के साथ देखना है तो LIDAR का हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट सेंसिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, which of the following is considered an indirect method for estimating the ranging patterns and presence of elusive animals? तो बेटा निम्नलिखित में से कहते हैं कौन सा ऐसा इनडायरेक्ट मेथड है एस्टिमेशन का जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है, इस रेंज का किस तरीके से यहाँ वेजिटेशन या क्या होती है, और यहाँ पे जो एनिमल्स है वो किस तरीके के प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल्स का और पैटर्न्स का देखना हो तो क्या डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन, ट्रैकिंग फुटप्रिंट्स, स्कैट्स एंड बरोज, टेलीमेट्री, या स्पोर्ट सैंपलिंग। तो बेटा देखो, अगर हमने पैटर्न्स वगैरह तो ट्रैक करो, फुटप्रिंट्स क्या है वहां के एनिमल्स के, एनिमल्स का पैटर्न और प्रेजेंस देखने तो फुटप्रिंट्स भी, स्कैट्स, इवन बरोज में कैसे एनिमल्स हैं ये सब हम देखेंगे। क्योंकि देखो एल्यूसिव क्या होते हैं, जो शाय होते हैं, शाय होते हैं मतलब दिन में ना जो निकले, जो रात को, तो मैं शाय एक तरह का नॉकटर्नल एनिमल्स जो रात को एक्टिव होते हैं, और ये ना डेंस हैबिटेट्स में रहते हैं, छुप के डेंस हैबिटेट्स में रहते हैं, तभी तो बरोज और स्कैट्स की बात की है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक करके फुटप्रिंट्स को, स्कैट्स को और बरोज को, हम इनसे हमारे इनकी प्रेजेंस और इनकी मूवमेंट के बारे में हमें क्या प्रॉपर एक डाटा मिल पाएगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग द थ्री डायमेंशनल सरफेस टोपोग्राफी ऑफ अ सेल? अब कह रहे हैं वो सरफेस की टोपोग्राफी, एक थ्री डायमेंशनल स्टडी करनी है हमने सरफेस की एक सेल के, तो कौन सी टेक्निक? देखो अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूरा देखना होता अंदर क्या है तो तब था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन अगर सरफेस टोपोग्राफी देखनी है तो स्कैनिंग, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे क्या होगा ना, हमें सरफेस के बारे में, सरफेस के बारे में अच्छी से अच्छी नॉर्मल नॉलेज मिलेगी हमें। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन मिलेगी जिससे हमें डेप्थ के बारे में, प्रॉपर जो है उसके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पता लग पाएगा। उसके बाद आता है बेटा कि इफ अ बायोलॉजिकल डेटा सेट हैज ए स्ट्रॉन्ग राइट, मतलब पॉजिटिव स्क्रू ड्यू टू आउटलायर्स, विच मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड्स द मोस्ट रोबस्ट एस्टिमेट ऑफ द टिपिकल वैल्यू। तो इसका मतलब है, अगर कहते हैं हमारे पास जो डेटा सेट है, बायोलॉजिकल डेटा सेट है, अगर उसका एक स्ट्रॉन्ग स्क्यू है ड्यू टू आउटलायर्स, तो कहते हैं कौन सा हम सेंट्रल मेयर का इस्तेमाल करें जो हमें प्रॉपर एस्टिमेट बता पाएगा वहां का टिपिकल वैल्यू का। तो कहते हैं हम उस एरिया का उस वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तब क्या इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या हो गया बेटा, एक मिनट जस्ट वेट। या इट्स 46 क्वेश्चन नंबर। तो अब देखते हैं, तो हमें मीडियन निकालना चाहिए ना कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन। जब हमने एस्टिमेट लगाना हो एक टिपिकल वैल्यू का कि वहां कितनी है उनकी क्या टेंडेंसी है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, रोबस सबसे रोबस्टनेस मतलब कि रेजिस्टेंस, तो हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, मीडियन निकालेंगे। अब देखिए बेटा, एन इकोलॉजिस्ट, अब आता है कि एक इकोलॉजिस्ट है वो काउंट करता है कि रियर ऑर्किड जो है ना इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ रियर ऑर्किड ऑर्किड इंडिविजुअल्स इन 100 रेंडमली प्लेस्ड 1 मीटर स्क्वायर क्वाड्रेट्स। ठीक है, कि जो एक वो क्या काउंट करता है कि कितने जो है एक 100 रेंडमली प्लेस्ड 1 मीटर स्क्वायर क्वाड्रेट्स में जो है इकोलॉजिस्ट काउंट करता है कि रियर ऑर्किड इंडिविजुअल्स कितने हैं।
विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग दिस काउंट डाटा। तो कौन सा ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसका इस्तेमाल करके हमें सबसे अप्रोप्रिएट जो है आंसर मिल सकता है, इस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है किस मॉडल से सबसे ज्यादा। क्या वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, क्या पॉइसन, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा इसका आंसर जो है क्या है कि हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, दिस इज द राइट आंसर। कि देखो अब 1 मीटर स्क्वायर के ना हम क्या, 1 मीटर स्क्वायर के ऐसे हम क्वाड्रेट्स बनाते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो ऐसे 100 क्वाड्रेट्स हैं, तो उनमें से जो है हमने अगर जो रफली एस्टिमेट लगाना है नंबर ऑफ ईयर ऑर्किड इंडिविजुअल्स निकालनी है, तो हम ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो क्यों है ना, क्योंकि इसमें वो क्या डील कर रहा है काउंट डाटा के साथ, जिसमें मतलब काउंट डाटा काउंटिंग करने वाला सिस्टम एक आ जाता है जिसमें हमने नंबर ऑफ ऑर्किड्स के साथ डील करना है, जिससे 0 1 2 ऐसे इंटीजर्स आएंगे जिसमें, ठीक है। ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली यूज होता है टू मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स। क्या करने के लिए इसको कहा जाता है, इसको यूज किया जाता है टू मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट occurs in a fixed space और टाइम इंटरवल। ठीक है, वो देखते हैं फिक्स स्पेस, तो इसमें तो फिक्स स्पेस है ना हमारे पास कि 101 मीटर स्क्वायर के क्वाड्रेट्स बनाए गए हैं, उसमें हमने इकोलॉजिस्ट ने कॉल काउंट करके देखना है कि कितने जो है रियर ऑर्किड्स के नंबर मतलब इंडिविजुअल्स उसमें प्रेजेंट है। तो एक फिक्स स्पेस में या फिक्स टाइम में जो नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब वही हो गया कि हमने कितनी बार वो आए वो देखने हैं, तो ऐसे को कौन करता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे को सिस्टम जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होते हैं, रेयर इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें रेयर जब वर्ड आ गया तो ये पॉइसन का ही हो गया यूजुअली, ठीक है। उसके बाद अब आता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट अथॉरिटी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, व्हाट हैपन्स टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल as the sample size increases regardless of population's original distribution shape। ठीक है। कहते हैं बेटा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है जब एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम सैंपल की, व्हाट हैपेंस टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल। इसका मतलब ये है सैंपल मीन एज द सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे जो है सैंपल का साइज बढ़ता है तो उस सैंपल का जो मीन होता है उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या होता है, बिना ये देखे कि पॉपुलेशन का ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन शेप क्या था। ठीक है। ये थोड़े आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगेंगे, स्पेशली ऐड किए गए हैं ताकि अगर इसके रिलेटेड कुछ आए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिन्यू हो पाए, क्योंकि इकोलॉजी के रिलेटेड भी इसमें थोड़े आपका सिलेबस मेंशन था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है थोड़े आते हैं। तो जिनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये बातें समझ आ जाएंगी कि जब बिना ये देखे कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन शेप क्या थी पॉपुलेशन की, जब सैंपल का साइज इंक्रीज होता है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन को क्या होता है, बढ़ता है घटता है, या मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है, क्या होता है मतलब ऐसे देखेंगे हम। ठीक है। तो इसमें पहली ऑप्शन है इट बिकम्स आइडेंटिकल टू द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जैसा सेम हो जाता है। इट अप्रोचेज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, या फिर इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली टू √10, या इट बिकम स्क्वीड इन द डायरेक्शन ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन। तो बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है साइज इंक्रीज होता है तो सैंपल मीन जो है उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है और उसका मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर ऐसे अप्रोच करता है, ताकि उसका जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करे और मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर हो, ठीक है। तो ये करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली आइडेंटिफाइज व्हेन अ रिसर्चर शुड सेलेक्ट अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट ओवर इट्स पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट। देखो बेटा कहते निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब वो करेक्ट कि तब करेक्टली पता चलता है कि
कि अब जो है रिसर्चर को एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो है वो चूज करना चाहिए ओवर पैरामीट्रिक काउंटर। पैरामीट्रिक टेस्ट के बजाय उन्हें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट चूज करना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो ये बताती है, ठीक है, जब वो कंडीशन होती होगी। तो इसका है बेटा, व्हेन द सैंपल साइज इज एक्सेप्शनली लार्ज, ठीक है, एंड follows a normal distribution, या फिर when the data are measured on a nominal or ordinal scale and violate homoscedasticity, ठीक है। उसके बाद आता है when the variance between treatment groups is completely identical, या फिर when evaluating continuous ratio data with no visible outliers, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका अगर हम देखें तो जब नॉन पैरामीट्रिक उसे चूज करना है बेटा, तब वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, जब डाटा जो है जिसको हम मेयर कर रहे हैं वो एक नॉमिनल या ओरिजिनल ऑर्डिनल स्केल पे ही हम कर रहे हैं, और वो होमोसिडेसिटी को ना देखे, ना शो करे, इग्नोर कर, इसको ना करे, ठीक है। नो, पहले तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, वो जिन देखो हम ना कई बार क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करने के लिए ना हम ना असम्पशंस लगाते हैं अपनी, कि नहीं इसे ऐसे मान लेते हैं और इसे ऐसे मान लेते हैं तो ये होता है। लेकिन जब वो असम्पशंस जो हम मान रहे हैं वो उस टेस्ट में लग ही नहीं रही हैं, वो मीट ही नहीं हो रही हैं, उसमें मैच ही नहीं हो रही हैं, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जब, और ये कब होता है, जब एक डाटा को हम एक नॉमिनल से ऑर्डिनल से स्केल पे जो है वो मेयर कर रहे हैं बेटा, और जो कि स्केल जो है होमोसिडेसिटी को वायलेट कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे। अब आता है, एक बायोमेडिकल स्टडी है, ठीक है, हुई, उसकी रिपोर्ट, उसने क्या रिपोर्ट किया कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज इतना। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फाइंडिंग। अब बेटा देखो, कहते एक ना बायोमेडिक एक स्टडी हुई, मेडिकल स्टडी हुई, तो उसने बताया कि 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, वो आता है 6.2 mm Hg, 12.8 mm Hg। तो डिफरेंस इसका इसका क्या मतलब है। There is an A option. There is a 95% probability that the true population mean reduction lies between. Okay, 95% of all individuals in the same experienced a blood pressure reduction between. Okay. If the experiment is repeated infinitely, so 95% of the calculated sample means will exactly means sample means will exactly equal the true population mean. Okay. Last, in an infinite sequence of identical independent sampling events, 95% of the constructed intervals will contain the true population mean reduction. बेटा देखो, उन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ना हमें उसकी रिलायबिलिटी बताता है। क्या बताता है बेटा, रिलायबिलिटी, कि हम कितना, इतना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका मतलब है कि ये रिलायबिलिटी बताता है कि इतना, इस मेथड के ऊपर हम इतना परसेंट विश्वास कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि इतनी परसेंट तो सच ही होगी चीज, ठीक है। तो ये क्या हमें बताता है कि रिलायबिलिटी क्या है उस मेथड की जिसको हमने उस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है बेटा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि हम एक आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग इवेंट लेंगे, तो जितनी बार मर्जी करें, तो 95% जो है जो एम्पल सैंपल्स इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं उनमें ट्रू पॉपुलेशन मीन रिडक्शन होगा, ठीक है। तो 95 उसमें से करेक्ट, मतलब हाँ कि ट्रू होगा। उसके बाद आता है बेटा, एक रिसर्चर है बेटा, वो सेट करता है अल्फा अल्फा को 0.05 पे, और फाइंड करता है पी की वैल्यू 0.02 व्हेन टेस्टिंग अ न्यू ड्रग, जब एक वो न्यू ड्रग को फाइंड कर रहा होता है। वो एवर इन रियलिटी द ड्रग हैज एब्सोल्युटली नो थेरेपेटिक इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर हैज बीन कमिटेड। तो कहते हैं कि क्या है, कि रिसर्चर है, उसने ड्रग टेस्ट कर रहा है, वो नई ड्रग का टेस्टिंग चल रही है, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 सेट की उसने, और उसने पी पाया गया कि 0.02 आया। रियलिटी में तो कहते हैं ड्रग ड्रग का कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर स्टैटिस्टिकल एरर कहाँ पे हुआ, टाइप 1 एरर है।
टाइप 2 एरर है, स्टैंडर्ड एरर है ऑफ द मीन, या पावर डेफिशिएंसी एरर है, क्या है? उसने जो था अल्फा सेट किया था कि डिसीजन इसके अराउंड या इससे ज्यादा जो भी, लेकिन पी जो है वो आया 0.02, जो कि इससे क्या है, लेस है, लेस है ना। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसने ये रखा अल्फा, इससे तो कम आया 0.02। ठीक है, तो रिसर्चर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और कंक्लूड किया, और उसने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया उसने कहा इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम जो है वो ये कहती है कि ड्रग एक्चुअली हैज नो थेरेपेटिक, असल में तो कोई थेरेपेटिक इफेक्ट है ही नहीं उसका, मीनिंग नल हाइपोथेसिस जो है वो तो ट्रू है। तो एरर कहाँ पे आया है कि रिजेक्ट करना एक नल हाइपोथेसिस को बेटा, वो एक्चुअली ट्रू है डेफिनेशन किसकी, टाइप 1 एरर की। टाइप 1 एरर में अगर आप कब होता है, जब आप हाइपोथेसिस 1 को रिजेक्ट कर देते हो ना, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, तो मतलब उसमें टाइप 1 एरर आ गया, क्योंकि आप उसकी कह रहे हो कि नहीं उससे कम आया, ये तो नल हाइपोथेसिस नहीं, मैं तो उसको फिर भी थेरेपेटिक करार कर रहा हूँ, जबकि उन्होंने कह दिया कि उसका कोई थेरेपेटिक रियलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम कैसे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये टाइप 1 एरर है। A researcher records the temperature of water samples, ranking of habitat quality, poor, fair, good, and the species names of captured birds. What are the correct levels of measurement scales of such for these three variables respectively? तो हम जब कहते रैंकिंग करते हैं ना, रिसर्चर ना टेम्परेचर रीड करा वाटर सैंपल्स का, और उनकी रैंकिंग उसके बेस पे करेगा कि पुअर है, फेयर है, गुड क्वालिटी का हैबिटेट है, और स्पीशीज नेम्स जो कैपिटल है। तो क्या करेक्ट लेवल्स है मेयर स्टेटिस्टिक्स के लेवल के अकॉर्डिंग, हम मेयरमेंट अगर लेवल देखें तो क्या तीन वेरिएबल्स हैं रिस्पेक्टिवली जो इनके लिए यूज होते हैं? ठीक है, किनके लिए, टेम्परेचर के लिए, रैंकिंग ऑफ हैबिटेट एंड द स्पीशीज, इनके लिए। तो इसमें आता है इंटरवल, फिर आता है ऑर्डिनल, फिर आता है नॉमिनल, ये है ऑप्शन सी। इंटरवल जो है वो किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, इसको कहा जाता है इंटरवल, ये यूज किया जाता है इसके लिए। उसके बाद जो है रैंकिंग ऑफ द हैबिटेट है, हैबिटेट क्वालिटी जो आ रही है उसके लिए ऑर्डिनरी, ऑर्डिनल। और लास्ट में जो आता है कि स्पीशीज का नाम, इसको भी रखना, तो इसको माना जाता है नॉमिनल। ये इस वेरिएबल्स जो डिस्क्राइब करते हैं इसके बेस पे ये आंसर है। इंटरवल का मतलब टेम्परेचर, ऑर्डिनल का मतलब है कि हैबिटेट की क्वालिटी, और थर्ड स्पीशीज कौन सी है उनमें उनके नाम, ये नॉमिनल में आएगा। अब आता है, इफ द कोरिलेशन coefficient R between the body mass of an animal and its metabolic rate is plus 0.80. What percentage of the total variation in the metabolic rate can be explained by its linear relationship with the body mass? देखिए बेटा, वो कह रहे हैं कि लीनियर रिलेशन, पहले तो उन्होंने एंड में ही बता दिया कि बॉडी मास का लीनियर रिलेशनशिप है अगर मेटाबॉलिक रेट के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आर स्क्वायर से डिनोट होता है, ठीक है, आर स्क्वायर से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो क्या है, आर स्क्वायर है। तो जब हमें आर कहते हैं, हमें आर जो है वो क्या है, रिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है बॉडी मास, ठीक है, और एक एनिमल का बॉडी मास और उसका मेटाबॉलिक रेट का, ये आर की वैल्यू दिया हमें 0.80 है, तो उसका पोस्ट स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज कितनी है कहते हैं टोटल वेरिएशन की मेटाबॉलिक रेट में, वो उसको एक्सप्लेन किया जा अगर लीनियर रिलेशन बॉडी मास के साथ उसका बताएं तो पहला स्टेप क्या, आर हमारे पास आ गया ये, दूसरा फिर आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.64। ठीक है, अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 64% वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर के फॉर्मूले पे है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये तो इजी था। उसके बाद आता बेटा, अ फील्ड बायोलॉजिस्ट वांट्स टू कंपेयर द मीन root lengths of a plant species grown under two distinct soil moisture treatments, control versus drought, using a small sample of size n equals to 12 per group, assuming the data are normally distributed with equal variance, assuming the data are normally distributed with equal variances, which test is more appropriate? देखो बेटा, अब इनमें से क्या आता है क्वेश्चन,
कि एक ना फील्ड बायोलॉजिस्ट है, अब वो क्या करना चाहता है, वो कंपेयर करना चाहता है कि जितनी भी प्लांट स्पीशीज ग्रो हैं दो डिस्टिंक्ट सॉइल मॉइस्चर्स के अंदर, एक को हमने सेटिंग की हुई है कंट्रोल, जिसमें मतलब सब अच्छा दे रहे हैं मॉइस्चर वगैरह सब टेम्परेचर, लेकिन एक जो है ड्रोट एरिया है, क्या है बेटा, ड्रोट एरिया है, जिसमें हमने लेस मॉइस्ट सॉइल मॉइस्चर है ना, कमियां हैं, मतलब फुल्ली जो है फर्निश्ड नहीं है वो सिस्टम। ठीक है, और हर सैंपल क्या लिया हुआ है कि हर ग्रुप में 12 है बस प्लांट्स, तो उसमें वो मीन रूट लेंथ देखना चाहता है प्लांट स्पीशीज की उसकी। तो इस डाटा, अज्यूमिंग द डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंसेस, मान लीजिए कि डाटा को इक्वल वेरिएंसेस के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो कौन सा टेस्ट सबसे अप्रोप्रिएट होगा इसमें ये नोट करने के लिए? ऑप्शन ए है पेयर्ड टी टेस्ट, टू है टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, या फिर वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या फिर शी स्क्वेयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा ऐसा टेस्ट है बेटा जो इसमें यूज होगा? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट। एक तरह से समझना हो तो दो सैंपल्स हैं, कंट्रोल है, एक ड्रोट है, क्योंकि इसमें जो है दो सैंपल्स, दो ग्रुप्स लिए गए हैं, एक है कंट्रोल और एक है ड्रोट। और इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो हैं, मतलब कि दोनों में, इनमें क्या है, नंबर ऑफ जो ग्रुप्स, सेपरेट ग्रुप्स हैं, उनमें हर किसी में एन जो है 12 है पर ग्रुप। तो ये सेम प्लांट्स मेयर ट्वाइस और मैच्ड पेयर, ठीक है ना। उसके बाद में हमने रूट लेंथ जो है वो एक कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल मेयरमेंट है जो लगातार होती है। और हमने कहना हो कि ये है कि डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल वेरिएंसेस से, तो ये तो एक स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की वेरीफाई कर रहा है जो, ठीक है ना, पेयर्ड में तो इसको फिर चाहिए ही नहीं, तो ये टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ही करेगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, इक्वली इक्वल वेरिएंसेस में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो ये कोई पेयरिंग में कंट्रास्ट नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंटली इनका टेस्ट होगा, टी टेस्ट होगा दो। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ठीक है, measures the yield of a crop across four different fertilizer concentrations and three different watering frequencies. Which statistical tool should be implemented to analyze the mean effects of both factors alongside their interactive effects? तो बेटा देखो इसमें क्या है ना, उसने क्या कहा, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक क्या है, साइंटिस्ट है, तो उसने एक यील्ड क्रॉप की जो है पैदावार को देखना है फोर डिफरेंट फर्टिलाइजर कंसेंट्रेशन से। ठीक है, उसने क्या की, फोर डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की कंसेंट्रेशंस का देखना है, उस पे फैक्ट कि क्या हुआ, ये उसके साथ यील्ड का क्या हुआ, और तीन डिफरेंट वाटरिंग फ्रीक्वेंसीज, थ्री डिफरेंट, उसने वाटर कितना चाहिए, कितना दूं, कितना देने पे, ऐसे फ्रीक्वेंसीज उसने की तीन। तो कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि मेन इफेक्ट्स इन दोनों फैक्टर्स के, मतलब फर्टिलाइजर की कंसेंट्रेशन के और वाटर फ्रीक्वेंसी के, दोनों के फैक्टर्स के जो है मेन इफेक्ट्स क्या हैं, इनके इनके मेनली क्या इफेक्ट्स पड़े अलोंग द इंटरेक्टिव इफेक्ट्स, दोनों के मिलके भी, ठीक है, मिलके भी, एक दूसरे के मिलके भी, इंटरेक्ट करके भी दोनों ने क्या इफेक्ट पाया, क्या मिले। तो इसके लिए हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, शी स्क्वेयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, कौन सा करना चाहिए? दिमाग लगाओ। बेटा टू वे अनोवा, टू वे अनोवा, हमें पता है कि जब हमने दो इंडिपेंडेंट, एक तरह के वेरिएबल्स का इफेक्ट को हमने मेयर करना हो, जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को जब हमने मेयर करना है, तो हम टू वे अनोवा का जो है टेस्ट का यूज करते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जब हमने स्टडी करनी है। ठीक है, एक सिंगल और एक सिंगल वेरिएबल पे कर रहे हैं, मतलब एक ये यील्ड पे तो कर रहे हैं हम, सिर्फ यील्ड को हमने देखना है कि यील्ड पे क्या असर हो रहा है, और दो जो अलग अलग फैक्टर्स ले रहे हैं वो कौन से हैं, फर्टिलाइजर और वाटर की कंसेंट्रेशन और अमाउंट, ठीक है ना, फर्टिलाइजर की कंसेंट्रेशन और वाटर की फ्रीक्वेंसी। तो इस पे कितनी बार करें वाटरिंग, है ना, दो बार तीन बार, तो इसके लिए टू वे अनोवा। इसके बाद है, a light microscope uses an objective lens with a
numerical aperture NA of 1.20 and a light source with a wavelength of 500 nanometer. According to Ab's formula for a self-luminous object, D equals to lambda upon 2Na, what is the structural limit of resolution? ओके जी, तो एप्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पहले तो हमें बेटा वेवलेंथ दी गई है 50, ये हमें पता है। न्यूमेरिकल अपर्चर भी हमें दिया गया है 1.20, ठीक है, और एप्स फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2Na, डी इसके बराबर है, ठीक है। तो बेटा हमने डी की तो वैल्यू निकालनी है, डी की तो ये जो स्ट्रक्चरल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये डी तो है, तो इसका लैम्डा क्या आया हमारे पास 500 नैनोमीटर अपॉन 2 × Na है 1.20, ये आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, जब इसको किया तो ये आ जाएगा 500 नैनोमीटर अपॉन 2.40, ठीक है। अब इसको ये जो इसके नीचे पॉइंट को हटाया तो ऊपर 2 जीरो आने थे, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 208.3 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर है 208.3 नैनोमीटर, ठीक है, रेजोल्यूशन, स्ट्रक्चर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आपको समझ आ रहा होगा, और कल जो है हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। जो हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी तो हमने सबके आपको जितना हो सके उतना जो है एक एक दो दो तीन तीन वीडियोस में जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने की जो है कोशिश की है। सो यू शुड गिव योर लव टू आवर फैकल्टी मेंबर्स एंड टीच, कि अप्रिसिएशन जरूर किया कीजिए अगर आपको जैसे ही मौका मिले कि कैसी लगी क्लास और क्या था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक रिलायज ऑन शिफ्टिंग द फेज ऑफ लाइट बाय 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ टू जनरेट हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ लिविंग अनस्टेन्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स? तो बेटा क्या है, अब आ रहा है, कहते कौन सा ऐसा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक की टेक्निक है जिसपे हम बिल्कुल रिलाई करेंगे, ताकि क्या करने के लिए, कि हम जो है शिफ्ट कर दें फेज ऑफ लाइट को, कि हमारे पास जो लाइट है उसको हम उसके फेज को शिफ्ट करते बाय 1/4। तो 1/4 1/4 हो सकता है ना, जो 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ, ताकि हम हाई कंट्रास्ट इमेज जो है एक लिविंग और बिना स्टेन किए सेलुलर स्ट्रक्चर की बना सकें, हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन वाली इमेज। तो ब्राइट फील्ड, फेज कंट्रास्ट, फ्लोरोसेंस और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, कौन सा आ सकता है? बात जब जोर दी जा रहा है कंट्रास्ट पे, तो आंख बंद करे, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसमें शिफ्ट किया जाता है फेज को, दोनों ही वर्ड आए, फेज को चेंज करके हमने कंट्रास्टिंग इमेज बनानी है, तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, इजी रहा ना, लर्न करने में भी आपको इजी रहेगा। उसके बाद अब आता है टू रिजॉल्व द डिटेल्ड, ठीक है, हमने क्या रिजॉल्व करना है, डिटेल्ड 3 डायमेंशनल सरफेस टोपोग्राफी ऑफ अ मैमिलियन सेल सरफेस स्पेसिमेन, विच माइक्रोस्कोपी सेटअप बी सिलेक्टेड। जब हमने 3 डायमेंशनल सरफेस टोपोग्राफी की बात करनी है एक मैमल के सेल की, तो हमने किसका इस्तेमाल करना है बेटा, ये हमने पहले भी किया, कि जब हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करनी है सेल के, ठीक है, सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जब हमने बात करनी है तब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सरफेस जो है उसकी टोपोग्राफी की अच्छे से नॉलेज, तो हमें स्कैनिंग सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करना पड़ेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सरफेस पे हमने क्या करना होता है ना, हमने इसमें स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, स्कैनिंग में, कि हम ना शूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को थिन स्लाइस के थ्रू, किस पे, थिन स्लाइस, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाए। ये कौन करता था, टीईएम, टीईएम, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, टीईएम। लेकिन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये क्या करेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एक पूरी बीम को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को सरफेस के अक्रॉस, अक्रॉस सरफेस जो है वो पॉइंट आउट करेगा,
स्पेसिफिन के सरफेस के ऊपर, ताकि हमें सरफेस के बारे में नॉलेज मिल पाए। ठीक है, फोकस करेगा बीम ऑफ लाइट को सरफेस पे। ओके, तो इससे हमें ना एक, तो जब हम इसमें बेटा क्या होता है ना, ये चीज है, मान लो इस पे हमने ऐसे शूट किया उसके सरफेस पे, तो कुछ बैक भी तो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो बैक इलेक्ट्रॉन्स है, बैक स्कैटर्ड, उनको ये फिर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जो बैक स्कैटर्ड होंगे उनको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा बेटा, जिससे एक हाई डेप्थ की इमेज, हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है बेटा, वो हमें मिल जाएगी सरफेस की। और सरफेस के बारे में हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बता पाएंगे, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा कि इसमें तो हम क्या करते हैं, टीईएम में इलेक्ट्रॉन्स को सीधा शूट करते हैं एक थिन स्लाइस के थ्रू अक्रॉस आर पार, ताकि वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता करे। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा, वो बीम ऑफ लाइट को फोकस करता है सरफेस पे, ताकि सरफेस के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए। उसके बाद आता है, एक इकोलॉजिस्ट है, उसने यूज किया 0.5 m इंटू 0.5 m क्वाड्रेट, तो 0.5 मीटर स्क्वायर का क्वाड्रेट लेंथ ब्रेथ दे दी हमें, ताकि हम एस्टिमेशन लगा पाए कि उसमें इन्वेसिव वीड की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है अक्रॉस 20 रैंडमली प्लेस क्वाड्रेट्स। कोई ऐसे 20 उसने जो है रैंडमली रख दिए कहीं कहीं पे क्वाड्रेट्स, उसने टोटल जो है उसे 100 प्लांट्स मिले, 100 प्लांट्स। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी उस वीड की पर स्क्वायर मीटर कितनी होगी, पर स्क्वायर मीटर। हमें पता चला गया कि एक क्वाड्रेट जो है वो पर स्क्वायर मीटर के, नहीं, हाफ स्क्वायर मीटर के, मीटर स्क्वायर का उसका लेंथ ब्रेथ जो है हमें मिल गई, वहां से मेजरमेंट्स हैं। ऐसे 20 लगे थे क्वाड्रेट्स, और उनमें से रैंडमली टोटल काउंट होके जो वीड्स आए इनविजिबल वो 100 आए, तो इसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर में कितनी है, वन, ये निकालनी है। हाफ मीटर स्क्वायर में तो हमें हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया जो है एक क्वाड्रेंट का वो निकालेंगे, तो एरिया आएगा 0.5 इंटू 0.5, तो 0.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास कितने हैं ऐसे, ऐसे 20 है ना, तो 20 का कितना होगा, इंटू 20 कर दो, तो 20 का हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, 5 तो टोटल आ गया 5 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो डेंसिटी है वो क्या होती है, टोटल प्लांट्स अपॉन टोटल एरिया, है ना। हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालनी है, तो टोटल प्लांट्स जो हैं वो हमें दिए हैं 100, और टोटल है 5 मीटर। ठीक है बेटा, तो जब 5 मीटर टोटल एरिया 5 मीटर स्क्वायर आया ना, अगर 5 मीटर स्क्वायर में जो है 100 है, गिन के आए, तो हमें तो 1 स्क्वायर पर मीटर चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर। 20 इज द सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ द एक क्वाड्रेट का निकाला, हमारे पास अगर 20 है तो टोटल जो एरिया आया उसको टोटल एरिया बनाने के लिए 20 इंटू एरिया कर देंगे, टोटल एरिया आ गया, वो हमारा 5 मीटर स्क्वायर आया। तो हमें टोटल सब में से 5 मीटर स्क्वायर में काउंट करने में 100 प्लांट्स अगर मिले, तो पर मीटर स्क्वायर में कितने हैं, तो 5 के साथ डिवाइड कर दो 100 को, 20 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद अब आ रहा है, एक इथोलॉजिस्ट है, वो ऑब्जर्व किया उसने एक ट्रूप ऑफ बबून। एक इथोलॉजिस्ट है, उसने बबून्स होते हैं ना एनिमल्स, तो उसका झुंड देखा हर 5 मिनट में, एवरी 5 मिनट ऑन द डॉट। सर्चर ने रिकॉर्ड किया बिहेवियरल स्टेट ऑफ ईच विजिबल इंडिविजुअल एट द एग्जैक्ट इंस्टेंट। हर 5 मिनट बाद रिसर्चर जो है वो रिकॉर्ड करता था कि हर एक इंडिविजुअल का उस एग्जैक्ट उस क्षण में क्या बिहेवियरल स्टेट है। तो बिहेवियरल सैम्पलिंग टेक्निक जो यूटिलाइज होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे, एट दैट इंस्टेंट, हर 5 मिनट बाद उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे बिहेवियरल स्टेट क्या है, तो बेटा एड लिबिटम, फोकल एनिमल, इंस्टेंटेनियस स्कैन सैम्पलिंग, या 10। बेटा अगर हम उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस स्कैन सैम्पलिंग हुई ना, वो कौन सी हुई, इंस्टेंटेनियस स्कैन सैम्पलिंग। इसमें आता है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, तो एक ड्यूरे उस पल में, एट एग्जैक्ट, एट दैट
मोमेंट कहते हैं ना, जैसे उस एक पल में, इंस्टेंट पे क्या है उसका बिहेवियरल स्टेट, वो रिकॉर्ड करना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। दूसरी बात आती है स्कैन करना। तो स्कैन क्या है कि उस विजिबल की आप उस पे देखना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, एक मिनट, आई गेस, जस्ट वेट, हम क्या कर रहे थे कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे बेटा। तो उसमें क्या हुआ कि जब एक रिसर्चर है उसने बबून्स का एक ग्रुप देखा, बबून्स का ग्रुप देखा, और हर 5 मिनट में वो क्या नोट कर रहा है कि रिकॉर्ड बिहेवियर, उस हर 5 मिनट बाद उस क्षण में उनका बिहेवियर, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियरल स्टेट क्या है उस नोटिस कर रहा है। जब हमने एट द इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे जो है क्या है उसका बिहेवियरल स्टेट, उसको चेक करना है, तो उसके लिए हम करेंगे सी ऑप्शन, इंस्टेंटेनियस स्कैन सैंपलिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एनालाइज व्हेन एनालाइजिंग कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स, structural variation can occur due to the direction of hydroxyl group on the anomeric carbon atom. What are these isomer pairs such as alpha D glucose and beta D glucose specifically called? ठीक है, तो बात तो वही हो गई कि कार्बोहाइड्रेट की एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, तो छोटी सी स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो जाती है, जो किसके कारण होती है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन के डिपेंड करते हैं कि एनोमेरिक जो कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन उस पे जो है वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसकी किस तरफ को डायरेक्शन है, उसके बेस पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं जो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोस है, ये आइसोमर पेयर्स है, मतलब जिनका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये जो बने हैं इनको हम स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, इनैंशियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स या डायरोमर्स। पहले तो हम देखेंगे कि बेटा एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स देखना स्पेशल टाइप के, एपीमर्स की टाइप है एनोमर्स की, जिनमें क्या होता है, ये टाइप है इसकी, टाइप ऑफ, ये एनोमर्स की टाइप ऑफ। एपीमर्स हैं जिनके एनोमेरिक कार्बन जो होता है ना, बस वहीं पे डिफर करते हैं, डिफर ओनली एट, जो दो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एनोमेरिक कब कहेंगे, जब वो डिफर करें सिर्फ और सिर्फ किस पोजीशन पे, एनोमेरिक कार्बन पे। ठीक है, और वो कौन सा होता है एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन कार्बोनाइल हो, कार्बोनाइल कार्बन जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, कार्बोनाइल कार्बन ओपन चेन फॉर्म में, कार्बोनाइल कार्बन जो होता है उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और सिर्फ उसी के आसपास ही जब डिफर आए स्ट्रक्चर में, बाकी सब सेम है, उसे एनोमर्स कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डायरेक्शन में ही सिर्फ आ रहा है, तो इसको एनोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोमर्स कहेंगे। फर्क क्या होता है ना, अल्फा में जो है ना, अब देखो अल्फा में जो ओ एच ग्रुप है ना बेटा, जो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर है, ठीक है, किसके ऊपर है, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना ओ एच ग्रुप की, ये क्या है, ऑपोजिट साइड पे है, रिंग के ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ रिंग फ्रॉम सी एच टू ओ एच ग्रुप। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। लेकिन अगर हम बीटा की बात करें, बीटा की, तो बीटा में जो ओ एच ग्रुप है वो सेम साइड है। देखो अल्फा में जहां सी एच टू एच ग्रुप लगा है उससे ऑपोजिट साइड डायरेक्शन होगी, किसकी बेटा, ओ एच ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। लेकिन बीटा में जो है ओ एच की सेम साइड उसी तरफ है जिस तरफ सी एच टू ओ एच ग्रुप है, इसलिए देखो। उसके बाद आता है ड्यूरिंग ए एफ एल पी, amplified fragment length polymorphism, what is the precise biochemical purpose of ligation step that immediately follows genomic DNA restriction digestion? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वर्कफ्लो, ये इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या मेन पर्पस क्या है, बायोकेमिकल पर्पस क्या है, लाइगेशन स्टेप जो उसमें होता है, जो जिनोमिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद लाइगेशन स्टेप हो जाता है, वो क्यों होता है? ऑप्शंस देखो,
टू join the double strands of genomic DNA back into their native supercoiled chromosome structure। दोबारा से जो डबल स्ट्रैंड्स थी जीनोमिक डीएनए उनको जोड़ने के लिए वापस से उनके सुपरकोइल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, या फिर टू अटैच सिंथेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए adapters of known sequence to the sticky ends of restriction and fragments, या फिर कोवलेंटली। वैसे ये क्या मतलब हुआ बेटा, जीनोमिक डीएनए को जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जब किया फ्रेगमेंट्स रूप में, उसका कुछ करने के लिए किया, दोबारा से थोड़ी उसको उसी स्ट्रक्चर में जोड़ने के लिए लाइगेशन कर देंगे, तो ये तो नहीं है। ये फिर भी सेंस दे रहा है कि जब फ्रेगमेंट के कारण स्टिकी एंड्स बन जाते हैं तो उन स्टिकी एंड्स पे अडेप्टर्स को, नॉन सीक्वेंस के अडेप्टर्स को अडेप्टर बाइंडिंग करने के लिए लाइगेज को लगाया जाता है, लाइगेशन स्टेप। या फिर कोवलेंटली लिंक करना है हमने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्राइमर को टू द 5' एंड। आरएनए प्राइमर को क्यों लगाना है हमें, तो टू प्रेसिपिटेट आउट इंटरफियरिंग स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का तो कोई रोल नहीं, तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है बी, कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अडेप्टर्स को हमने बाइंड करवाना है स्टिकी एंड्स के साथ जो कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के बने हैं, तो उसके लिए हम जो है लाइगेशन स्टेप करते हैं राइट आफ्टर द जीनोमिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ओके, इजी। उसके बाद आता है you are extracting a total lipid pool from cellular homogenate using the classical Folch method. Which solvent system mixture is standardly employed to achieve a clean phase separation between polar and non-polar molecules? तो बेटा इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि आप एक टोटल लिपिड पूल को ले रहे हैं सेलुलर होमोजिनेट से, क्लासिकल फोल्च मेथड का इस्तेमाल करें ना हम, सेल होमोजिनेट से एक लिपिड पूल मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम मिक्सचर जो है वो यूज करना चाहिए ताकि हम अचीव कर सकें क्लीन फेज सेपरेशन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कुछ पोलर चीजें होती हैं, कुछ नॉन पोलर चीजें होती हैं, तो कौन सा ऐसा मिक्सचर सॉल्वेंट यूज करें जिससे वो पोलर और नॉन पोलर में दोनों का फेज जो है एक साफ तरीके से डिफरेंट हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, फेज सेपरेशन हो जाए। तो क्या ये वाटर और प्योर एब्सोल्यूट एथेनॉल, ठीक है, क्या ये क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, क्या फिनोल वाटर का मिक्सचर हमें यूज करना चाहिए सॉल्वेंट मिक्सचर, या लिक्विड नाइट्रोजन और कंसंट्रेटेड HCl का, तो किसका मिक्सचर जो है वो हमें यूज करना चाहिए, तो बेटा ये है बी ऑप्शन, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म का, और किसका बेटा, मिथेनॉल का। तो इनकी रेशियो जो है ना, सॉरी मैंने ऐसे सी और एम लिख दिया, मतलब क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, इनकी जो रेशियो होती है ना बेटा मिक्सचर की, वो होती है 2:1 V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ट्वाइस वॉल्यूम होगी क्लोरोफॉर्म की और मिथेनॉल की एक होगी, मतलब उसका हाफ, ठीक है, 1 रेशो, और क्लोरोफॉर्म की ट्वाइस होगी। तो बेटा इस सॉल्वेंट सिस्टम मिक्सचर का इस्तेमाल करके हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेपरेट फेज जो है वो प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। क्या होता है ना कि इन्होंने कहा सेलुलर होमोजेनेट में से, तो जो होमोजेनाइजेशन हो रही होती है उसके बाद जो है इस मिक्सचर के साथ जब हम होमोजेनाइजेशन करते हैं बेटा, तो वाटर जो है वो ऐड किया जाता है जो फेज की सेपरेशन को इंड्यूस करता है। उसके बाद में क्या करना है, हमने वाटर ऐड करना है, जब इसमें मिक्सचर का होमोजेनाइजेशन कर देंगे तो वाटर ऐड करना है जो इंड्यूस करेगा फेज सेपरेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम जैसे लिपिड पूल की बात कर रहे थे, तो इससे क्या होगा बेटा, जो लिपिड्स हैं वो बेटा डिसॉल्व कर जाएंगे, किसमें, क्लोरोफॉर्म में। वाटर में तो ऑब्वियसली ऑयली कंटेंट फैट जो नहीं करेगा, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। वाइल जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनके चार्ज होगा वो यहाँ तो मिथेनॉल में, यहाँ जो वाटर ऐड किया वो भी तो पोलर है, या वाटर में है, जिसको अपर फेज कहते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म का होगा लोअर, तो इनका जो होगा मिथेनॉल या वाटर का वो होगा अपर, तो अपर फेज में आ जाएंगे पोलर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, quantitative real time PCR assay used to measure the gene expression levels, what does that cycle threshold CT value represent? तो बेटा कहते जब हम
रियल टाइम उसी मौके पे क्वांटिटेटिव पीसीआर ऐसे ये मेथड यूज करते हैं जीन एक्सप्रेशन लेवल्स को मेयर करने के लिए। तो उसमें ना एक वैल्यू आती है सीटी वैल्यू, जिसे साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं। वो हमें क्या बताता है? ऑप्शंस देखते हैं। फाइनल साइकिल वेयर द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अंडरगोस इरिवर्सिबल थर्मल डीनेचर। कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड क्या हम फाइनल साइकिल बता रहा होता है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो थर्मल डीनेचुरेशन कर देता है, हाई हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, जिसको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं, ये कोई सेंस नहीं लगी बेटा, आगे पढ़ते हैं। ये तो नहीं है। स्पेसिफिक साइकिल नंबर बताता है एट विच फ्लोरोसेंट सिग्नल क्रॉसेस थ्रेशोल्ड। ठीक है। कहते हैं कि ये जो साइकिल थ्रेशोल्ड है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक साइकिल नंबर जिस पे फ्लोरोसेंट सिग्नल जो है वो क्रॉस हो जाता है अपना बेसलाइन थ्रेशोल्ड को। ये ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड बेसलाइन को पार कर जाएगा उसका फ्लोरोसेंट सिग्नल जो है, तब जो है हम कहेंगे कि उतने नंबर ऑफ साइकिल्स पे, साइकिल नंबर पे। द टोटल रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड completely हाइड्रोलाइज नो। द इनिशियल मेल्टिंग टेम्परेचर वेयर डबल नो, टेम्परेचर की बात है, नंबर ऑफ साइकिल्स बताएगा जिसपे। उसके बाद है बेटा, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल जीनोम मैपिंग एंड फंक्शनल जीनोम मैपिंग। ठीक है। अब आ रहा क्वेश्चन। तो कह रहे हैं बेटा क्या जो है डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रक्चरल जीनोम मैपिंग पे और फंक्शनल पे। स्ट्रक्चरल जीनोम मैपिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे फिजिकल या जेनेटिक लोकेशन क्या है लोकाई की। वही फंक्शनल मैपिंग बताएगी कि फंक्शन क्या होता है ना जीन्स का, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल बताना, उसका फिनोटाइप, उसके कारण जीन एक्सप्रेस होने के कारण वो कौन सा फिनोटाइप है जो रिप्रेजेंट करती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट करती है, और स्ट्रक्चर में उस जीन की किस लोकाई पे किस पोजीशन पे उसका रहता है वो जीन, उसका फिजिकल पॉइंट। ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो भी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रक्चरल मैपिंग सीक्वेंसेस सिर्फ फंक्शनल मैसेंजर आरएनए का देती है और फंक्शनल नॉन कोडिंग सेंट्रोमेयर्स का। ये तो कोई सेंस ही नहीं है। स्ट्रक्चरल मैपिंग डिपेंड करती है पूरी की पूरी केमिकल एडमेंट डिग्रेडेशन पे, बल्कि फंक्शनल मैपिंग जो है वो आरएफएलपी मार्कर्स पे। ये भी गलत है। स्ट्रक्चरल मैपिंग जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरल लिपिड्स को, स्ट्रक्चरल वर्ड है तो इट डजेंट मीन कि वो स्ट्रक्चरल लिपिड्स को बेटा आइसोलेट कर देगी, वाइल जो फंक्शनल है वो हिस्टोन प्रोटीन सीक्वेंसेस को मैप करेगी। नो, स्ट्रक्चर का मतलब है बाहर से, बाहरी फिजिकल उसकी पोजीशन उसका स्ट्रक्चर ये, और फंक्शन वो कौन से करते हैं, जीन जीन एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब आता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस परफॉर्म्स लाइक platforms like Illumina rely on a unique solid phase amplification mechanism to generate dense clonal clusters of DNA on a glass floor cell surface. What is this process called? ओके। कहते हैं एक नेक्स्ट जनरेशन एम्पलीफिकेशन की एक टाइप है जिसमें क्या होता है बेटा, इल्यूमिना जो है वो रिलाई करता है सिर्फ सिर्फ सॉलिड फेज पे एम्पलीफिकेशन पे। एम्पलीफिकेशन करवानी है सिर्फ सॉलिड फेज पे ताकि डेंस क्लोनल क्लस्टर जो है बेटा वो प्रोड्यूस करवा सके, ताकि वो डेंस क्लोनल क्लस्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सके बेटा। ठीक है। डेंस क्लोनल क्लस्टर्स ऑफ डीएनए ऑन अ ग्लास फ्लो सेल सरफेस। सॉलिड फेस पे सिर्फ ऑब्वियसली सॉलिड है तो डेंस क्लोनल सरफेसेस होगा, ये है ब्रिज एम्पलीफिकेशन बेटा। ब्रिज एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड फेज एम्पलीफिकेशन करते हैं ताकि डेंस डीएनए क्लस्टर्स बन जाए, वो भी क्लोनल। ठीक है। तो ऑप्शन बी। उसके बाद आता है phosphorylation of serine threonine or tyrosine residues is a vital post translational modification PTM. Which biochemical technique allows researchers to definitely identify the exact amino acid residue that is phosphorylated within a complex peptide fragment? तो इसमें जो है बेटा क्या है, कहते कि फोस्फोराइलेशन करानी सेरीन की, थ्रियोनाइन की, टायरोसिन की रेजिड्यूज की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसलेशन होने के बाद का। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ठीक है। तो कहते कौन सी ऐसी टेक्निक है जो जिससे रिसर्चर्स को क्या होता है कि वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाए कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या है। ठीक है, जो फोस्फोराइलेटेड हैं
कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड फ्रेगमेंट के अंदर ही। तो एग्जैक्टली है कि जब हम ये प्रोटीन मेकिंग हो रही होती है, हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वो हो जाए, उसके बाद ट्रांसलेशन होने के बाद जो है चेक होना कि कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फोस्फोराइलेटेड हुए हैं विद इन कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट ही। तो कौन सा ऐसा बायोकेमिकल टेक्निक है? तो बेटा इस टेक्निक का नाम क्या, आइसोइलेक्ट्रिक है, फोकसिंग है, या टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, या स्टैंडर्ड नॉर्दर्न ब्लॉट है, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है? तो बेटा इसका आंसर है टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एमएस सीक्वेंसिंग। ठीक है, ये क्या करता है? टेंडम एमएस जो है ये पेप्टाइड चेन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। किसमें? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, ये ब्रेक करेगा पेप्टाइड चेन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। और उसके बाद बेटा उनकी ये क्या करेगा? मास बाय चार्ज रेशो निकालेगा। मास बाय चार्ज रेशो ये निकालेगा बेटा। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स की, जिससे रिसर्चर्स एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है अमाइनो एसिड का, एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है अमाइनो एसिड्स का वो हो सकता है। ठीक है बेटा। अब फोस्फोराइलेशन में इस यहाँ जब हो रहा है तो क्या होता है कि जब एक फोस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो एक फोस्फेट ग्रुप जो है ना बेटा, वो ऐड करता है एक स्पेसिफिक मास को ऐड करता है, स्पेसिफिक मास ऐड होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली आप कह दीजिए +80 डाल्टन का, हम कह दीजिए ऐसा। किसमें? रेजिड्यू में। रेजिड्यू को वो एक स्पेसिफिक मास जो है वो ऐड करता है, फॉस्फेट। ठीक है, तो एमएस जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ऐसा, तो ये जो ये मेथड है ना, ये आइडेंटिफाई करता है कि विच, कि किस अमाइनो एसिड में ये एक्स्ट्रा मास जो है, ये एक्स्ट्रा मास है, जिसमें होगा मतलब उसमें फोस्फोराइलेशन हुई है। ठीक है, साइट ऑफ फोस्फोराइलेशन वही होगी। ठीक है, एक रिसर्चर है वो क्लोन करना चाहता है 150 किलोबाइट यूक्रियोटिक जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट फॉर फिजिकल मैपिंग। तो इनमें से कौन सा वेक्टर है जिसमें स्ट्रक्चरल कैपेसिटी और स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी है जो चाहिए एक इस साइज का इंसर्ट अकोमोडेट कर सके? तो बेटा इतने बड़े जिनोमिक डीएनए को अगर हमने क्लोन करना है तो कौन सा ऐसा 150 किलोबाइट तक को जो डीएनए को जो अपने अंदर इंसर्ट कर पाए, वो कौन सा है? वो है बैक्टीरियोफाज, सॉरी सॉरी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आगे आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सीक्वेंसिंग। ठीक है, यू ट्रीट अ प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड विद साइनोजन ब्रोमाइड, which specific peptide bonds will be selectively cleaved by this chemical treatment? तो कहते हैं बेटा कि जब प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है तो आप ना एक प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट करते हो साइनोजन ब्रोमाइड के साथ। तो कौन सा ऐसी स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको इस ट्रीटमेंट के द्वारा क्लीव किया जाता है? तो बेटा वो है ऑन द कार्बोक्सिल साइड ऑफ मिथेनाइन रेजिड्यूज। उस बॉन्ड को जो है, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को जो है वो ब्रेक किया जाता है, या फिर कह लो कि क्लीव किया जाता है। ठीक है, जब हम साइनाइड ब्रोमाइड करते हैं। अब आएगा लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर is specifically engineered with regulatory sequences like a strong promoter and a ribosome binding site to synthesize a foreign protein in a host cell? होस्ट सेल में अगर हमने एक फॉरेन प्रोटीन को जो है सिंथेसाइज करना है, तो इनमें से कौन सा वेक्टर है जिसको हम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ इंजीनियर करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस करते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर हो गया, राइबोसोम बाइंडिंग साइट हो गई, तो इनमें से वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या है? एक्सप्रेशन वेक्टर। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर उसमें ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वो एमआरएनए को प्रोटीन में आगे ट्रांसलेट कर पाएगी। तो ये सब चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज इट, दिस वॉज इन टूडेज क्लास, होप सो यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चंस। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस जो हैं इस बार थोड़े से ट्रिकी थे मैंने डाले हुए, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, एंड यू विल बी एबल टू deal with such questions in the exam also. So best of luck for your exam. So we will meet in next class. Thank you so much.